नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट के बारे में। उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लैंडलॉर्ड टेनेंट्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिस पर लैंडलॉर्ड टेनेंट से अगर अपनी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, कैसे वो एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को एविक्ट करा सकते हैं। ऐसे ही मैं बस आपको जो लीगल फैक्चुअल जो इस वक्त कंडीशन है लॉ की टेनेंट और लैंडलॉर्ड के डिस्प्यूट पे, सिर्फ वो बताऊंगा। इसमें किसका फ़ायदा है या किसका नुकसान है वो फैक्ट्स पे निर्भर करता है, दोनों के क्या राइट हैं। मैं कोई झूठे या ऐसे कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करोगे तो आप 100% केस जीत जाओगे, या आप टेनेंट के लिए मैं कुछ फेवर में बात करूँगा कि जिससे टेनेंट मतलब कभी प्रॉपर्टी खाली ही नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे कोई बात नहीं होगी। जो फैक्चुअल है, मेरे चैनल पे आपको हमेशा ऐसी कोई बढ़ चढ़ के बात नहीं मिलेगी, ऐसे कोई झूठे वादे मैं नहीं करता एक बढ़ चढ़ा के। वही बात करूँगा जो लीगली टेनेबल है, जो इस वक्त लॉ है, उससे के अंदर आपके क्या राइट्स हैं जिसके बेस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं या आपके फ़ायदे के लिए क्या है। बस मैं उसी बारे में डिस्कस करता हूँ और वही डिस्कस करूँगा। तो आज हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो जैसे हमने बात की, इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड और टेनेंट को लेकर, उनके डिस्प्यूट को लेकर। तो पहले जानते हैं कि ओनर और लैंडलॉर्ड क्या अलग अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है ओनर और लैंडलॉर्ड। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि एक ओनर लैंडलॉर्ड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड हो वो ओनर भी हो। लैंडलॉर्ड का मतलब जो आपको उस प्रॉपर्टी की देख रेख रखा है, जो आपको उस प्रॉपर्टी में टेनेंट एज ए टेनेंट इंडक्ट करता है या जिसके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, उस प्रॉपर्टी में टेनेंट रखता है, वो लैंडलॉर्ड हो सकता है। वो ओनर का लाइसेंसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, जिसको ओनर ने परमिशन दे रखी है कि आप मेरे बिहाफ पे इस प्रॉपर्टी की देख रेख रखिए और आप उसमें आपको रेंट पे रखना है, कोई भी करिए, मेरे बिहाफ पे आप रेंट कलेक्ट करिए। वो लैंडलॉर्ड हो सकता है। या ओनर खुद भी लैंडलॉर्ड हो सकता है जो उस प्रॉपर्टी की देख रेख करे। तो कई बार ऐसा भी होता है इस चक्कर में कि टेनेंट प्रॉपर्टी में आता है, रेंट पे प्रेमाइसेस लेता है, उसको यूज़ करता है, और जब खाली करने की बात आती है, जब लैंडलॉर्ड आता है कि आप इस प्रॉपर्टी को खाली करिए, तो वो क्वेश्चन उठाता है कि ये तो ओनर ही नहीं है तो मैं खाली क्यों करूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी जगह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब टेनेंट ये मान लेता है कि ये लैंडलॉर्ड है और इसने मुझे इस प्रॉपर्टी में रेंट पर रखा था और मैंने इसी को रेंट दिया था, इसने ही मुझसे रेंट कलेक्ट किया है, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उसके टाइटल को चैलेंज करें। आपको उसने रखा है, वो आपके लिए लैंडलॉर्ड है, वो आपको एविक्शन आपका सीक कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है आपके अगेंस्ट एविक्शन का। आपका कोई राइट नहीं है कि आप उसके टाइटल को चैलेंज करें। आप टाइटल को तब चैलेंज करेंगे जब आपको ये डिस्प्यूट हो कि ये मेरा लैंडलॉर्ड ही नहीं है, मैंने इसको रेंट ही नहीं दिया, ना इसने मुझे इस प्रॉपर्टी में रखा है, तो उसका राइट नहीं है कि वो आपके खिलाफ एविक्शन सूट फाइल करे। तो आपके समझ में आया कि लैंडलॉर्ड और ओनर या ओनर लैंडलॉर्ड क्या चीज़ है। अब देखते हैं आगे, हम बात करते हैं कि जो टेनेंट्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनको कोई प्रोटेक्शन है एविक्शन सूट से बचने की। देखिए, लॉ बहुत क्लियर है। जो एक लैंडलॉर्ड और या फिर ओनर कह लीजिए, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो उस प्रॉपर्टी का यूज़र है, वो प्रॉपर्टी उसकी है। कोई टेनेंट ज़िंदगी भर तो उसकी प्रॉपर्टी पे बैठा नहीं रह सकता ना। अगर वो उसकी ज़रूरत है, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी खाली करनी है तो आपको खाली करनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है, मतलब वो एरिया जहाँ वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर नोटिफाइड है कि, और जैसे मैं दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, अगर एरिया जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, आप हर स्टेट में वैसी रेंट कंट्रोल एक्ट है, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें 3500 का किराया, 3500 या 3500 से नीचे का अगर किराया है और वो एरिया नोटिफाइड है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, तो वो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से चलेगा। उसमें आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन के लिए। उसमें आपको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट शो करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप उसको एविक्ट नहीं कर सकते। उसमें टेनेंट्स के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन दी हुई है। ऐसे ही हर स्टेट में अपना रेंट कंट्रोल एक्ट है जो लगभग एक जैसा ही है, बहुत माइनर डिफरेंस होंगे। जैसे कि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ तो मैंने दिल्ली रेंट कंट्रोल का एग्जांपल दिया। ऐसे ही एक्ट हर जगह है। इसके अंदर अगर आपका एरिया नोटिफाइड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है और रेंट भी आपका उसके हिसाब से है जो आपके रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रेस्क्राइब है, जैसे दिल्ली में 3500 या 3500 से नीचे, तो मकान मालिक आपके खिलाफ ऐसे ही जाके पिटिशन कि आप मेरी प्रॉपर्टी खाली करो या नोटिस देके प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकता। उसको केस डालना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके रिक्वायरमेंट बोनाफाइड है।
और अगर आप रेंट नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी उसको केस फाइल करना पड़ेगा कि आप रेंट नहीं दे रहे हैं। उसमें आपको एक चांस दिया जाता है, सीधा ये नहीं कि आप रेंट नहीं दे रहे हो और वो आपकी टर्मिनेशन कर दे, जो आपका टेनेंसी है टर्मिनेट कर दे। ऐसे टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, आपको एक चांस मिलेगा। सेकंड चांस में आपकी टेनेंसी है जो टर्मिनेट होगी। ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी बहुत ख़राब हो गई है, बहुत पुरानी हो चुकी है, डिप्लेटेड कंडीशन में है, बिल्कुल जर्जरा गई है, तो भी वो उसकी रिपेयरमेंट के लिए केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी रिपेयर करने के बाद उसे वो पोजीशन देनी पड़ती है वापस टेनेंट को। हाँ, अगर उसे बिल्कुल खाली कराना है, जो टेनेंसी टर्मिनेट करनी है, तो उसे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के अंदर पिटीशन फाइल करनी पड़ती है और उसमें भी दिखाना पड़ता है कि वो उसको ज़रूरत है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है उसकी, वाकई में उसे असलियत में वो ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई उसने शॉप किसी को रेंट पे दी है, अब उसको अपने लिए उसका बिजनेस बढ़ रहा है या वो अगर जॉब कर रहा है उसे अब शॉप चलानी है, या कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट बता के कि अब मुझे उस शॉप की ज़रूरत है, मुझे अपने खुद के लिए चाहिए मकान मालिक को, तो वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट का केस फाइल कर सकता है। उसमें भी अगर टेनेंट के पास एक चांस मिलेगा उस लीव टू डिफेंड फाइल करने का। उसमें लिमिटेड टाइम रहता है, जैसे दिल्ली में है 15 दिन के अंदर आपको लीव टू डिफेंड फाइल करना है। अगर 15 दिन के अंदर आपने लीव टू डिफेंड, यानी कि आपको केस लड़ने का हक दिया जाए कि नहीं दिया जाए, आपको ये फैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि आपका केस ट्रायल पे क्यों लिया जाए, आपको केस लड़ने का हक क्यों दिया जाए। अगर वो आपने 15 दिन के अंदर नहीं किया, आपने चाहे 16वें दिन किया है, तो भी आपका केस खारिज हो जाएगा और आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। ऐसे ही टेनेंट को टाइम पीरियड के अंदर अपना लीव टू डिफेंड फाइल करना है और उसको साबित करना है कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है मकान मालिक की बोनाफाइड नहीं है, वो बस मुझसे खाली कराना चाहता है ऊंचे दाम पे रेंट पे देने के लिए। उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यही एक प्रोटेक्शन है टेनेंट के पास। इसके अलावा अगर आपका जो टेनेंटेड प्रेमाइसिस यानी डिमाइस प्रेमाइसिस है, वो अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं आती है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो आपके खिलाफ एविक्शन सूट फाइल कर सकता है। लैंडलॉर्ड के पास ये ऑप्शन है कि वो टेनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो जिसमें रिटर्न एग्रीमेंट हो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, और एक जिसमें नहीं हो। जिसमें नहीं हो उसमें तो वो मकान मालिक 106 यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 106 के अंदर वो आपको नोटिस देगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है तो वो 100 दिन का रहता है, और अगर वैसे है तो वो 15 दिन का नोटिस होगा कि आपको टेनेंसी टर्मिनेट कर दी गई है और आपको प्रॉपर्टी खाली करनी है। अगर आप जिस दिन आपकी टेनेंसी टर्मिनेट की है, नोटिस आपको मिल गया है, उसके बाद अगर आप उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते, उसमें रहते हैं, तो आपको मेंटेनेंस प्रॉफिट और यूज़र चार्जेस जो हैं, जो रेंट से ज़्यादा रहेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब अगर कल को आपको दिया गया कि 1 अक्टूबर को आपको प्रॉपर्टी खाली करनी है, जो 15 दिन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, आपने नहीं किया, तो जब तक आप उस प्रॉपर्टी में है, उसके बाद टेनेंसी टर्मिनेट होने के बाद टेनेंट को उतना उस दिन में रहने के यूज़र चार्जेस जो है मेंटेनेंस प्रॉफिट लैंडलॉर्ड को देने पड़ेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, जजमेंट भी है, जिसमें मेंटेनेंस प्रॉफिट टेनेंट को देना पड़ा है। और अगर आपके बीच में लैंडलॉर्ड और आपके बीच में एक रेंट एग्रीमेंट है जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, देखिए अगर 11 महीने का आप एग्रीमेंट करते हैं, उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, और वो मंथ टू मंथ बेसिस माना जाता है, जो 11 महीने का रहता है। लेकिन 11 महीने से ज़्यादा का, जैसे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जब आप कोई रेंट पे प्रेमाइस लेते हैं, तो एडवाइजेबल यही है कि आप एग्रीमेंट करें, उसे रजिस्टर कराएं। तो अगर रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं कराएंगे तो मंथ टू मंथ बेसिस वो माना जाएगा टेनेंसी, और कभी भी लैंडलॉर्ड आपको नोटिस देके अपनी प्रॉपर्टी खाली करा सकता है। लेकिन जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्लॉजेज और टर्म्स रहते हैं, टर्म्स और कंडीशंस रहते हैं। कहीं कहीं एग्रीमेंट के अंदर लॉक इन पीरियड भी रखते हैं। लॉक इन पीरियड वो पीरियड रहता है जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ना आप छोड़ेंगे प्रॉपर्टी को। अगर आप उस लॉक इन पीरियड के अंदर छोड़ के जाते हैं तो उतना ही आपको पैसा उतने दिन का लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। जो शुरुआत में ही अगर एग्रीमेंट करते हैं तो लैंडलॉर्ड एज ए सिक्योरिटी मनी आपसे ले लेता है कि भाई अगर आप लॉक इन पीरियड में छोड़ गए तो वो पैसा वो फॉरफिट कर लेगा, जो सिक्योरिटी मनी है। तो एग्रीमेंट के अंदर लॉक इन पीरियड रहता है जो दोनों के बेनिफिट के लिए है, कि ताकि दोनों का नुकसान ना हो। लॉक इन पीरियड के अंदर टर्म्स रखी जाती हैं कि किस कंडीशन में लॉक इन पीरियड के अंदर लैंडलॉर्ड एविक्शन करने के लिए कह सकता है। जब अगर आप रेंट ना दें, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है प्रॉपर्टी में अब रहने लायक रही नहीं, मतलब कोई अनफोर्सिन ऐसा आ गया, फोर्स मौजरे का क्लॉज आ गया, तो अलग बात है। उसके अलावा उसके अंदर कंडीशंस रहती हैं कि कब कब टेनेंसी टर्मिनेट कर सकता है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, और लैंडलॉर्ड को अगर कई बार आप क्लॉज रखवाते हैं कि मेरे को 3 महीने का नोटिस रखा जाए, 2 महीने का नोटिस रखा जाए, ऐसे करके रेंट एग्रीमेंट के अंदर रखा जाता है। और रेंट एग्रीमेंट एक टेनेंट के लिए थोड़ा बेटर रहता है अगर वो लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है, ताकि उसे कोई खतरा ना रहे कि, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो कल को लैंडलॉर्ड आपको नोटिस इशू कर सकता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी खाली करें। लेकिन अगर रजिस्टर रहेगा तो दोनों का सेफ गार्ड करता है, लैंडलॉर्ड के लिए भी और टेनेंट के लिए भी।
कि इतने टाइम पीरियड के लिए अब प्रॉपर्टी उनकी है, वो उसे सेफली यूज़ करें। उसमें लैंडलॉर्ड्स की भी ड्यूटीज़ बांधी जाती हैं। लैंडलॉर्ड्स को प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ता है, उसके रखरखाव का, मेंटेनेंस का। लैंडलॉर्ड बिना, एक और ये है कि जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड का जो रिलेशन है, अगर टेनेंटेड प्रेमाइसेस है, टेनेंट उसके अंदर रह रहा है, तो लैंडलॉर्ड बिना टेनेंट के परमिशन के उस प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकता। वो पहले इत्तला कर देगा, लेकिन टेनेंट उसको रोकेगा नहीं। अगर जब वो आना चाहेगा प्रॉपर्टी को देखने के लिए अपनी, तो परमिशन लेके आएगा। और डिस्पोजेस नहीं कर सकता ऐसे ही टेनेंट को, वो एग्रीमेंट्स को फॉलो करेगा। तो लंबे टाइम के लिए अगर आपको रखना है या अगर आपको सेफगार्ड करके चलना है, तो रेंट एग्रीमेंट ज़रूर रजिस्टर करा लें। लेकिन उसमें भी टर्मिनेशन क्लॉज रहता है, 1 महीने या 2 महीने आप रख सकते हैं, जो भी हो। कि आप इसके बाद भी ये ना समझें कि आपने रेंट एग्रीमेंट कर लिया है तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं। कई बार ये दिक्कतें आती हैं, लोग टेनेंट केस लड़ते हैं अननेसेसरी इतना लंबा। देखिए, अगर आप लड़ेंगे तो बहुत कम चांस है, क्योंकि देखिए एंड में वो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की है, वो उसकी प्रॉपर्टी है और उसका हक है। और कोर्ट्स ने भी कहीं जजमेंट्स ने कहा है कि वो उसके खून पसीने की कमाई है, उसने अपनी मेहनत से वो प्रॉपर्टी बनाई है, और वही उसका असली जब मालिक है तो वो उसे यूज़ करने का हकदार भी हुआ है। वो आपको एक परमिशन देता है, आपसे रेंट पे लेके आपको देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं आप उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करके रख लें। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर जो टेनेंट है उसको जो मालिक है या लैंडलॉर्ड है, वो विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, यानी उस प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकता। ऐसा नहीं है कि आपके घर आएगा और आपका सामान उठा के फेंकेगा और कहेगा आप खाली करो। उस सूरत में अगर लैंडलॉर्ड ऐसा कोई एक्शन लेता है तो टेनेंट के पास पूरा राइट है कि वो पुलिस फोर्स का हेल्प ले सकता है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है उनके खिलाफ, FIR करा सकता है। क्योंकि आप बिना कोर्ट की परमिशन के, कोर्ट के ऑर्डर के बिना आप किसी को उसकी पोजीशन से नहीं हटा सकते, चाहे आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टेनेंट एक अपनी प्रॉपर्टी को ताला लगा के कहीं चला जाता है तो आप जाके पीछे से ताला नहीं तोड़ सकते। अगर आप ताला तोड़ेंगे तो हो सकता है टेनेंट आपके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर दे चोरी की, कि उसका सामान वहाँ से मिसप्लेस्ड है। तो ऐसे गलती कभी ना करें। अगर टेनेंट ने लगाया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर ले लें। देखिए, अब इतना टाइम नहीं लगता। अगर ताला लगा के चला गया है और आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो एविक्शन सूट वैसे भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। और एक बार अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट नहीं, आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है और माना गया कि आप उसके लैंडलॉर्ड हैं, तो सूट बहुत जल्दी, एविक्शन सूट जो है जल्दी ही अलाउ भी हो जाता है। कानून को अपने हाथ में मत लेंगे कि आप बस विदाउट ड्यू प्रोसेस कोई ऐसे काम ना करें। आप पूरा लीगल कोर्स अपनाएं और प्रॉपर सूट फाइल करें एविक्शन का। अब आप समझिए कि अगर आपका रेंट कंट्रोल के अंदर आता है तो आपको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट में आपकी प्रॉपर्टी मिल सकती है, और रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं आता तो आप सिंपल टर्मिनेशन नोटिस डाल के, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है तो उसकी टर्म्स के हिसाब से आप टर्मिनेशन नोटिस देके अपने सूट को खाली करा सकते हैं। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मंथ टू मंथ बेसिस टेनेंसी को माना जाएगा। आप 106 का, यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 106 की मदद लेके नोटिस दे सकते हैं, और उसके बाद अपने टर्मिनेशन को एंड करके, अगर वो पोजीशन नहीं देते हैं, खाली नहीं करते हैं, तो आप सूट फाइल कर सकते हैं। और जितने दिन वो इलीगल, देखिए जैसी टर्मिनेशन हुई टेनेंसी की, तो आप उनके खिलाफ मेंशनल प्रॉफिट, यानी कि उस प्रॉपर्टी में जब तक वो बिना परमिशन के रह रहे हैं तब तक के वो खर्चा, यूज़र चार्जेस, वो आपको पे करेंगे उस प्रॉपर्टी का। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो वीडियोज़ में हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें। धन्यवाद।